इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जिसने एज अ डायरेक्टर अब तक सिर्फ 2 फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेट कर दिया। स्पाई फिल्मों के नाम पे बिगिनी, डांस, पैक्स, रो एंड आईएसआई को भाई भाई दिखाने वाले स्पाई फिल्में बनाने वालों को दिखा दिया कि स्पाई सिनेमा कैसे बनाया जाता है, जिसकी फिल्म धुरंधर को इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में देखा गया, लेकिन पायरेसी करके। इवन लियारी के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि धुरंधर से उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। जिस डायरेक्टर की उरी जैसी ऐसी फिल्म देखकर जेन जी तो छोड़ो, जेन अल्फा ने भी कहा भाई हमें आर्मी में जाना है। 1997 में आई बॉर्डर के बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की वो फिल्म रही, जिसके डायलॉग सिर्फ फिल्म के डायलॉग नहीं रहे, एक स्लोगन बन गए, जिसे हमारी सेना से लेकर एक आम आदमी और इवन हमारे पीएम ने भी दोहराया। लेकिन इस लेवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को रातों रात ओवरनाइट या फिर तुक्का नहीं लगा, उन्हें 10 साल तक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए इंतजार करना पड़ा। इवन उरी की सक्सेस के बाद और धुरंधर से पहले द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी कि अश्वत्थामा पे ताला लग गया, फिल्म सेल्ड हो गई। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे अपने तरीके से लेकर जाना चाहता है। कोई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो कोरिया के लिए पैरासाइट ने किया, चाइना के लिए ड्रैगन ने किया। तो हम आपको आदित्य धर की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही जानते होंगे। जैसे आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले सिर्फ 12 दिनों में लिख डाला, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन तब जब आदित्य को बचपन में डिसलेक्सिया, हाँ एग्जैक्टली वही पढ़ने लिखने में समस्या वाली बीमारी जो तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी को होती है, एग्जैक्टली उन्हें वही बीमारी थी। तो आइए इस डिटेल में बात करते हैं उरी, धुरंधर जैसी फिल्मों के सारथी या कैप्टन ऑफ द शिप आदित्य धर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की। सो आदित्य धर वाज बोर्न ऑन 12 मार्च 1983 इन दिल्ली, जहां उनका जन्म कश्मीरी फैमिली में होता है। उनकी माँ डीयू में फाइन आर्ट्स फैकल्टी की डीन होती है। अब जैसे कि माँ खुद ही आर्ट से जुड़ी होती है, इसलिए घर में म्यूजिक, नाटक मतलब फुल एक आर्ट वाला माहौल होता है। पेरेंट्स तो दोनों ही बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आदित्य का मन पढ़ाई में नहीं लगा। लेकिन फिल्में या कहानियां देखने, पढ़ने या सुनने का चस्का उन्हें हमेशा से होता था। अब आदित्य को जो डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे ब्रेन के उस हिस्से को इम्पैक्ट करती है जो पढ़ने लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फिर भी भाई साहब को जाना था आर्मी में। फिल्मों को लेके बात करें कि इतना भरोसा या पैशन आया कहाँ से, वो भी एक आउटसाइडर के पास, जिसकी फैमिली सिनेमा की दुनिया को उतना ही जानती थी जितना आप और हम जानते हैं। तो आदित्य धर और उनके भाई अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि बचपन से ही उनके घर में सबको सिनेमा से प्यार था, वीकेंड में वो सिनेमा देखने जरूर जाते थे। अब पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन तो लगता नहीं। तो रॉबिन भट्ट के साथ एक पुराने इंटरव्यू में आदित्य धर ने खुद बताया था कि मैं पढ़ने में तो काफी कमजोर था, लेकिन थिएटर और ड्रामा में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी, तो इसलिए वो 5 सितंबर 2006 को मुंबई चले आते हैं व्हेन ही वाज जस्ट 23 ईयर ओल्ड। जिसके बाद पहली बार उन्हें काबुल एक्सप्रेस, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया होता है, इस फिल्म के लिए गाना लिखने का मौका मिलता है। इसके अलावा वो हाले दिल नाम की फिल्म भी गाना लिखते हैं। 2009 में उन्हें बून नाम की एक शॉर्ट फिल्म में एज ए राइटर काम करने का मौका मिलता है। अब जैसा कि ये शॉर्ट फिल्म होती है तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि दिस फिल्म गॉट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन इन 2009। आदित्य धर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में आए उन्हें काफी टाइम हो गया था, उन्होंने काफी सारी स्क्रिप्ट्स भी लिखी, लेकिन अक्सर उनके साथ धोखा हो जाता। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कई लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट्स को चुरा के 100 करोड़ तक की फिल्में भी दी है। लेकिन इसके बाद आदित्य धर स्क्रीन राइटर रॉबिन भट्ट एंड प्रियदर्शन से मिलते हैं और सीनियर स्क्रीन राइटर रॉबिन भट्ट ने ही उन्हें कहा होता है कि इस शहर में बहुत से लोगों की पीठ बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी भी बोलेगी, बट खुद को बदलना मत। पहली बार वो प्रियदर्शन के साथ काम करते हैं, जो कि फिल्म होती है आक्रोश। अजय देवगन, बिपाशा बासु, अक्षय खन्ना लीड रोल में होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अक्षय खन्ना पहले भी आदित्य धर के साथ काम कर चुके होते हैं। इस फिल्म में वैसे तो अगेन आदित्य राइटर ही होते हैं, लेकिन वो सेट पे इतने ज्यादा इन्वॉल्व एंड एक्टिव होते हैं कि प्रियदर्शन को जब भी फिल्म के किसी भी सीन में हेल्प लेनी होती है तो वो आदित्य को ही अप्रोच करते हैं। और इस टाइम पे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट लिख चुके होते हैं, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों को मुंह नहीं लगा रहा होता है। और 2009 से लेकर 2014 तक वो 5-5 बार उनकी फिल्में बनते बनते रह जाती है। कभी कास्टिंग हो जाती है, प्री प्रोडक्शन का काम हो जाता है, लेकिन बार बार फिल्में बनते बनते रुक जाती है। लेकिन यही रुकावट कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी लेके आती है जब उन्हें फिल्म मिलती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फिल्म कभी बनने ही
नहीं वाली थी, क्योंकि एक्चुअली आदित्य धर ऑलरेडी एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसमें लीड रोल में होते हैं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और कैटरीना। फिल्म का नाम होता है रात अकेली। 2016 की बात होती है कि फिल्म धर्मा का पैसा फिल्म पे लगा होता है, लेकिन तभी भारत पे सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है। 18 सितंबर 2016 के इस काले दिन पर हमारे 19 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके जवाब में हमारी गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और जो आतंकी घुसे होते हैं उन्हें मार भी गिराती है। पाकिस्तान को लेकर एंटायर नेशन में गुस्सा होता है। इसके बाद IMBPA ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट, सिंगर, फिल्म एक्टर्स को बैन कर दिया होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने की वजह से करण जौहर को भी एक्सट्रीम हेट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से धर्मा यानी कि करण जौहर साफ साफ कह देते हैं कि वो पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ फिल्म नहीं बना रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिर से आदित्य धर की ये अनाउंस्ड फिल्म भी सेल्ड हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब तक ये उनकी 5th या 6th फिल्म होती है जो कि सेल्ड हो चुकी होती है, लेकिन आदित्य पे वाजपेयी जी की वो कविता बहुत ही सूट कर जाती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। फिर से वो कमर कसते हैं और जिस रीजन से उनकी फिल्म सेल्ड हुई होती है यानी कि हमला और हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, उसी पर आदित्य PhD करने निकल जाते हैं। इस फिल्म के लिए डाटा लाना आसान नहीं होता क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की इतनी प्रोहिबिटेड, इतनी सिक्योर्ड, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा लाना कोई गली नुक्कड़ पे खड़े होकर फूड ब्लॉगिंग करने जैसा तो नहीं होता। तो आदित्य जर्नलिस्ट से लेकर डिफेंस एनालिस्ट, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जहाँ तक कि पॉसिबल था वो वहाँ तक जाते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनेशन की नॉलेज लेते हैं, LOC का मैप दिमाग के कैनवस पे एकदम छाप लेते हैं, हजारों क्लिप्स एंड वीडियोस देखते हैं। इस टॉपिक पे वो इतना कुछ जान लेते हैं जो इंडिया में अब तक बहुत ही कम लोगों को पता होता है। लेकिन 1 मार्च 2017 को जब स्क्रिप्ट लिखने की बारी आती है तो फिर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है और ये होता है कि उनके एक दोस्त से पता चलता है कि कोई और भी इसी टॉपिक पे फिल्म बना रहा है जिसे कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी बैक कर रही है। आदित्य को समझ में आ जाता है कि उनकी इतनी इंटेंस रिसर्च, इतने टाइम का रात दिन लगा के लाया हुआ डाटा सब कुछ वेस्ट जाने वाला होता है। उन्हें एक बहुत बड़ा फोमो होता है, इसलिए वो सिर्फ 12 डेज में खुद को एकदम रूप में लॉक कर लेते हैं और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी का स्क्रीन प्ले लिख डालते हैं। उनके दोस्त ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी होती है तो वो दंग रह जाता है। उसने उन्हें जल्द से जल्द ये स्क्रिप्ट प्रोडक्शन हाउसेस को भेजने को कहा होता है। सोनिया कवर को स्क्रिप्ट भेजी जाती है। अब सोनिया एक्चुअली रोनी स्क्रीनवाला की प्रोडक्शन कंपनी RSBB प्रोडक्शन की एसोसिएट प्रोड्यूसर होती है। सोनिया भी इमीडिएटली ये स्क्रिप्ट रोनी स्क्रूवाला को मेल कर देती है। उस दिन वो एक्चुअली फ्लाइट में विशाखापट्टनम जा रहे होते हैं। सोनिया ने उन्हें ये स्क्रिप्ट जल्द से जल्द पढ़ने को कहा होता है। अब प्रोड्यूसर्स जनरली किसी स्क्रिप्ट को पढ़ने में 15 से 20 डेज का टाइम लेते हैं, लेकिन रोनी स्क्रूवाला ने भी सोनिया के इंसिस्ट करने की वजह से ये स्क्रिप्ट बस 2 घंटे में पढ़ डाली होती है और विशाखापट्टनम लैंड करने से पहले ही वे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ चुके होते हैं। थोड़ा और सोच विचार करने के बाद रोनी ने इमीडिएटली फिल्म को लॉक करने को कहा होता है और 12 साल बाद जाके पहली बार आदित्य धर को अपनी पहली फिल्म मिल गई होती है। और जब आदित्य धर की इस इंटेंस रिसर्च वाली स्क्रिप्ट का लोगों को पता चलता है तो जहां कुछ सालों पहले तो कोई भी आदित्य धर को मुंह नहीं लगा रहा था, 12 प्रोड्यूसर उरी बनाने के लिए उतर जाते हैं। आदित्य धर जब आर्मी से परमिशन लेने जाते हैं तो आर्मी खुद उनके रिसर्च से काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिल्म के बाद जब कास्टिंग की बारी आती है तो वो स्टार्स को अपनी फिल्म में नहीं लेते। उन्हें कोई ऐसा एक्टर चाहिए था जिसकी पर्टिकुलर कोई इमेज ना हो, जो ये ना कहे कि कल मेरा एड शूट है, फलाना है फलाना है। कुछ राजामौली वाले अंदाज में वो एक ऐसा एक्टर चाहते हैं जो पूरी जान लगाते। तब जाकर के उन्हें मिलते हैं विकी एंड यामी गौतम। पूरी फिल्म आदित्य धर को सिर्फ फेम एंड रिकॉग्निशन नहीं दिलाती, बल्कि इसी फिल्म की वजह से उन्हें उनके लाइफ पार्टनर भी मिलती है। यामी गौतम ने खुद एक बात रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट में बताई थी कि जब उनसे पूछा जाता है कि आदित्य धर की कौन सी बात उन्हें सबसे अच्छी लगती है तो यामी कहती है कि दरअसल एक बार ऐसा होता है कि एक हेयर आर्टिस्ट जमीन पे बैठी होती है तो वो आदित्य धर खुद की बजाय उन्हें कहीं ना कहीं एक चेयर ऑफर करता है। ये छोटी सी बात ही यामी गौतम को बहुत अच्छी लगती है। ये सिलसिला कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता है। 4 जून को 2000 दे बोथ गोट मैरिड। अपनी वाइफ यामी गौतम के लिए आदित्य धर कहते हैं कि ही इज वेरी लकी। बात भी सही है। यामी गौतम लाइक अ ब्यूटी विद ब्रेन, जो कि घुटनों में नहीं है। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है। विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। ये फिल्म विकी कौशल के करियर के लिए भी बहुत बड़ी फिल्म साबित होती है, मतलब एक बहुत बड़ी माइलस्टोन की तरह। विकी कौशल दरअसल आदित्य धर के पहली चॉइस ही होते हैं क्योंकि उन्होंने मसान में उनका काम देखा होता है और उसी टाइम उन्होंने ठान लिया होता है कि इसी एक्टर के साथ मैं एक दिन फिल्म जरूर करनी है।
अब उरी फिल्म को लेकर के उनका पैशन कैसा था आप इस बात से समझ सकते हो कि उरी के गाने राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा से इंस्पायर्ड थे, जिसे आदित्य धर ने अपने काफी यंग एज में देखा था। देखो, आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल एकदम यूनिक है, इसलिए वो सिर्फ 2 फिल्मों से जो कर पाए वो करने में लोगों को सालों लग जाता है। खासतौर पर उनकी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग, विजुअल अप्रोच के लिए वो काफी फेमस है। आदित्य धर हमेशा क्वालिटी पर फोकस करता है, क्वांटिटी पे नहीं। अब तक उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्में की है, फिर चाहे वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर धुरंधर। इसलिए उनकी उरी जैसी फिल्म को बेस्ट एक्टर एंड डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिलता है। और वो हमेशा कहता है कि उनकी फिल्में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होती, जो फिल्में वो बनाते हैं ना उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी पुराने एक्टर अंकित सागर, जिन्होंने धुरंधर में उनके साथ काम किया था, उन्होंने खुद कहा कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर सब कुछ आदित्य धर के दिमाग में होता है, क्योंकि फिल्म का विजन, फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ आदित्य धर खुद ही करते हैं। वो ऑडियंस को एग्जैक्टली वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर अक्सर चीज़ों में टांग अड़ाते रहते हैं। इसलिए आदित्य धर इस समस्या का भी समाधान करते हुए 2022 में B62 स्टूडियोज नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट करते हैं, और आज वो खुद और उनके भाई लोकेश धर अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। इस आदित्य धर हर फिल्म के लिए डीप रिसर्च करते हैं, जिससे प्लॉट और कैरेक्टर्स बिलीवेबल लगे। वो फैब्रिकेटेड सिनेरियो से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं, सिनेरियो को हमेशा रियलिस्टिक बनाने पर मेहनत करते हैं। आदित्य धर की फिल्में हमेशा पैट्रियोटिक और नेशनल सिक्योरिटी थीम्स पे ही बेस्ड होती है, जैसे कि उरी में कलेक्टिव सेक्रीफाइस, इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन दिखाया जाता है, और रियल लाइफ में भी वो अपनी टीम को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें क्रेडिट देने से कभी पीछे नहीं हटते। उरी के बाद भले ही धुरंधर से वो 6 साल बाद एज ए डायरेक्टर वापस आए, लेकिन इस बीच में उनकी 3 फिल्में एज ए राइटर प्रोड्यूसर आती है, जिसमें से पहली होती है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म होती है जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को रिवॉल्व करने के प्रोसेस पे बेस्ड होती है। फिल्म की कहानी जूनी हस्कर नाम की एक फीमेल आईबी ऑफिसर के अराउंड घूमती है, जो कि कश्मीर में एक टॉप सीक्रेट मिशन पे काम कर रही होती है। इस फिल्म में यामी गौतम का एक मोनोलॉग बहुत वायरल भी होता है। आर्टिकल 370 दरअसल एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें एक फीमेल एजेंट कश्मीर की पीस के लिए अपना मिशन करती है, और उसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट चुपके से आर्टिकल 370 को रिवोक करने का प्लानिंग करती है। फिल्म एक पावरफुल स्टोरी दिखाती है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन की प्रिपरेशन होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसलिए 20 करोड़ में बनी ये फिल्म 110 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है और सुपर हिट साबित हो जाती है। दूसरी बात ये कि आदित्य धर कश्मीर को इतने अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी पंडित है। इसके बाद आदित्य धर की जो फिल्म होती है वो होती है 2025 में यही 14 फरवरी को धूमधाम, जो कि एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म होती है, जिसे OTT की दुनिया में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा होता है। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे भी एक फिल्म आई थी बारामूला, जिसे भी OTT पे ही रिलीज किया गया था, लेकिन बारामूला ने नेटफ्लिक्स पे काफी बज़ क्रिएट किया। कई व्यूअर्स इसे मस्ट वॉच और डिजर्विंग थिएट्रिकल रिलीज भी कह रहे थे। तो अब बात करते हैं कि धुरंधर का आइडिया आदित्य धर को कैसे आया। तो देखो, आदित्य धर को धुरंधर का आइडिया एक्चुअली रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और कन्वर्ट ऑपरेशन से आया था, जैसे कि ऑपरेशन लियारी रॉक का कवर्ड ऑपरेशंस। इसमें आदित्य धर ने रियल इवेंट्स को मिक्स करके एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाई, इसमें गैंगस्टर, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ब्लेंड किया। देखो, ऐसे इवेंट्स पे सीरीज तो बनते थे जैसे कि स्पेशल ऑप्स, लेकिन फिल्में कोई नहीं बनाता था। आदित्य धर ने यही इम्पॉसिबल टास्क कर दिखाया, और अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लियारी गैंग वॉर्स रॉ के कवर्ड ऑपरेशंस में बहुत मगजमारी की, और उस बैकग्राउंड को यूज करके उन्होंने धुरंधर का प्लॉट डेवलप किया। उन्होंने रियल लाइफ इवेंट्स को फिक्शनल ट्विस्ट देकर एक ग्रिपिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाई जो इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। लियारी के गैंगस्टर्स को सिर्फ विलेन की तरह नहीं दिखाया, बल्कि उनकी डेप्थ भी दिखाई, उनकी लॉयल्टी, फैमिली और इंटरनल पॉलिटिक्स भी दिखाई, जैसे कि गॉडफादर में दिखाया गया था। आदित्य ने उरी की तरह धुरंधर को भी चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर दिया, जिसमें अलग अलग फेज था, जैसे कि इन्फ्लिटेशन, राइट्स, बिट्रेयल, क्लाइमैक्स। इसलिए हम धुरंधर को स्पाई या फिर एक्शन फिल्म नहीं बोल सकते। दरअसल ये गैंगस्टर, ड्रामा, पॉलिटिकल थ्रिलर, स्पिनर्स का मिक्स है, और आज दोनों पार्ट्स को मिला के फिल्म को 280 करोड़ पे ही बना लिया गया है। फिल्म ने अपने 21 दिनों में ही 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए थे, और अभी भी नहीं रुक रही है। और जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो अब बात करते हैं आदित्य धर की अपकमिंग फिल्मों की, जिस लिस्ट में पहली फिल्म है धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज। देखो, पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से 10 टाइम ज्यादा और थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके नाम में ही रिवेंज है, जिसमें हमें रणवीर सिंह यानी हमजा के कैरेक्टर की असली स्टोरी दिखाई जाएगी। सेकंड पार्ट में स्टोरी, पॉलिटिक्स, गैंग्स वॉर्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। फिल्म का 50% हिस्सा शूट भी कर लिया गया है, ऐसा मेकर्स कह रहे हैं। अब
19 मार्च 2026 को ये फिल्म आ रही है यश की टॉक्सिक से क्लैश करने। अगली फिल्म की बात करें तो वो है द इमॉर्टल अश्वत्थामा। अब वैसे तो आदित्य ने खुद कहा था कि ड्यू टू मैसिव बजट ये फिल्म उन्हें शेल्व करनी पड़ी, लेकिन धुरंधर के बाद शायद वो इस प्रोजेक्ट पे फिर से काम करेंगे, क्योंकि ये फिल्म आदित्य की ड्रीम प्रोजेक्ट थी जिसमें विकी कौशल लीड रोल में थे, लेकिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही हाई एंड विजुअल इफेक्ट चाहिए था जो कि इंडियन सिनेमा के करंट बजट या टेक्नोलॉजी के लिए फिजिबल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वाराणसी जैसी फिल्म बनाने के लिए 1000 करोड़ खर्च किया जा रहा है। रामायण के लिए नमित मल्होत्रा 4000 करोड़ फूकने को तैयार है, तो शायद फ्यूचर में आदित्य धर खुद या फिर एज अ को प्रोड्यूसर इस फिल्म को जरूर लाएंगे। वैसे भी अश्वत्थामा की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है ये हम सब कल्कि के फर्स्ट पार्ट में देख ही चुके हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो आदित्य धर की एंटायर जर्नी पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।